वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को जीएस पढ़ा रहा था और जीएस में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, है ना, भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। बीच में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो नहीं बना पा रहा था। हालांकि हमारी टेक्निकल टीम लगातार वर्क कर रही है, लगी हुई है ना, हम प्रयास कर रहे हैं और बेहतर बनाने की, है ना। और आने वाले टाइम में आप देखना, इस क्षेत्र में भी हम टेक्निकल क्षेत्र में भी बहुत आगे होंगे, है ना। ऐसी मेरी आशाएं हैं और बाकी आप लोग भी अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजते रहो। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 6th सेंचुरी बीसी पर डिस्कस कर लिया था और आई थिंक बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बौद्ध धर्म थे और ये जो जैन धर्म थे, जो 6th सेंचुरी बीसी यानी 6ठी शताब्दी से पूर्व में चला करते थे भारत में, तो ये किन किन जगहों पर कैसे कैसे फैले, कैसे कैसे फेमस हुए, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं भारत का महाजनपद काल, यानी संपूर्ण भारत। जैसा आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये, अगर मैं बात करूँ ये आज, है ना, आज का भारत और उस समय के भारत में क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। आज का जो भारत है उसकी तो लगभग इस प्रकार की आज की स्थिति है ना। पहले जो जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र जिसको आज आप बोलते हो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का भी जो क्षेत्र है ना, ये भी कभी भारत का हुआ तो करता था ना। पाकिस्तान से आप थोड़ा सा ऊपर निकल जाओ, इधर अफगानिस्तान का क्षेत्र, ये भी कभी भारत का एरिया हुआ करता था ना। ये इधर हम कहते हैं श्रीलंका, यहाँ तक सब पूरा अखंड भारत फैला हुआ था। लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ अलग हैं। आज अगर हम भारत देखें तो भारत राज्यों में विभक्त है ना। तो आज के जो राज्य हैं, जैसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य, राजस्थान एक राज्य, मध्य प्रदेश एक राज्य, है ना, ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है भारत। पहले भारत राज्यों में ना बटा होकर के भारत किस में बटा हुआ था, भारत जनपदों में बटा हुआ था और उसको बोलते हैं 16 महाजनपद, महाजनपद काल। क्या बोलते हैं उसी को, महाजनपद काल। ये जो महाजनपद काल था, इस महाजनपद काल में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। 16 महाजनपद, यानी पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जैसे हम कहें कि आज भी कुछ हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित है और कुछ जो है जो केंद्र शासित नहीं है। सबको मिलाकर, सारे राज्यों को मिलाकर अखंड भारत बनता है आज। तो पहले जो भारत था वो टोटल 16 महाजनपदों में क्या था, बटा हुआ था। इन 16 महाजनपदों में जा जाकर महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में सारे कंपटीशन के उसमें नहीं पूछे जाते, क्षेत्र में कुछ ही खास तौर पर पूछे जाते हैं। जैसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको पूछते हैं। उसके बाद 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, जो कि कुछ इतिहासकारों या विद्वानों के अनुसार महिला माने गए हैं ना, तो मल्लिनाथ। फिर 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, है ना। और यहाँ संस्थापक को लेकर भी या तीर्थंकर को लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन माने गए, तो आप वाला होगा ऋषभदेव माने गए। और अगर पूछ ले कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक संस्थापक या प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, तो आप लगाओगे वो माना गया है पार्श्वनाथ को। और अगर पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो आप बताओगे महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के थे, है ना। तो महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने, सब ने इन्हीं 16 महाजनपदों में जाके क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। हालांकि ब्राह्मणवाद था और ब्राह्मणवाद के विरोध में ये दोनों धर्म क्या हुए थे, आए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इनमें जो 16 महाजनपद थे, तो इन जनपदों में राजनीति होती होगी, शासन का स्वरूप होता होगा। मोस्टली हम लोग जानते हैं कि अगर 4 लोग भी कहीं इकट्ठे हो जाए ना, तो वहाँ भी राजनीति होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोग एक जगह बैठे हों और राजनीति ना हो। राजनीति ऐसी चीज़ है, अगर 2 लोग 4 लोग भी एक जगह जमा है तो वहाँ पे भी आपस में राजनीति होना क्या हो जाती है, शुरू। तो वही ये 16 महाजनपदों में राजनीति का, या मैं कहूँ शासन का, तो शासन का स्वरूप कैसा था, इसको देखते हैं ना। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों के विषय में जो जानकारी है, वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो याद रखना, इसकी साहित्यिक स्वरूप,
या मैं कहूं कि 16 महाजनपदों के विषय में 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी का सोर्सेज क्या है, कहां से हमें जानकारी मिलती है, और इसके शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप है ना, दोनों पे बात करेंगे हम। देखो, अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें या साहित्यिक सोर्स की बात करें तो बेटा ये इसके बारे में जानकारी हमें बौद्ध धर्म भी देता है और जैन धर्म भी देता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, बौद्ध धर्म से मिलती है। दूसरा अगर मैं कहूं कौन से धर्म से मिलती है तो जैन। यानी 16 महाजनपद थे और इनमें जाकर जो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ इसके बारे में बौद्ध धर्म भी बताता है और इसके बारे में जैन धर्म भी बताता है। बौद्ध धर्म का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का भगवती सूत्र। तो देखो, हम यहां से कह सकते हैं कि 16 महाजनपद थे अस्तित्व में और इन 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, ये दोनों ही बड़े बड़े साहित्य हैं और दोनों ही हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। अब जब ये थे तो यहाँ पे राजनीति शासन होता था, तो शासन का स्वरूप कैसा था, तो हम कहते हैं कि भाई ये शासन था वो गणतंत्र था या राजतंत्रात्मक था। देखो, गणतंत्र को हम लोग बोलते हैं आज के टाइम पे लोकतंत्र। इसको बोलते हैं हम लोकतंत्रात्मक, है ना। तो चाहे आप कहो गणतंत्रात्मक, चाहे आप कहो लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। अब आप लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों में डिफरेंस जानते हैं। देखो, लोकतंत्रात्मक वो होता है जहां पर राजा तो होगा पर राजा चुनाव के द्वारा बनेगा, डायरेक्ट कोई व्यक्ति राजा के पद पर नहीं पहुंचेगा। और राजतंत्र वो होता है जहां पर राजा का पद पैतृक होता है, या आप कह सकते हो वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब मैं राजा, मेरे बाद मेरा बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा। अगर कोई हमारे परिवार को, फैमिली को खत्म कर दे, दूसरा आक्रमण कर दे, वो जीत गया तो वो राजा, फिर उसका बेटा राजा। ऐसे हम कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बनने वाले पद को राजतंत्रात्मक। और जहां पर चुनाव हो, क्वालिटी चेक की जाए, विद्वानता के बल पर, ज्ञान के बल पर बनाया जाए, तो आप उसको कहोगे गणतंत्रात्मक है या लोकतंत्रात्मक है। तो 16 टोटल महाजनपद थे, जिनमें से कितने जनपद ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक थे या कितने ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक थे। तो 16 थे टोटल, जिनमें से दो जनपद थे जो कैसे थे, एक था बज्जी और एक था मल। देखो, ये दो याद रखो, बाकी 16 अपने आप याद हो गए। यानी इन दो को छोड़कर, बज्जी और मल्ल को छोड़कर जो भी कोई आएगा वो कैसा होगा, वो सारे के सारे राजतंत्र में चला जाएगा। यानी आपको उधर वाले याद करने की जरूरत नहीं है। तो दो तो हमारे कैसे थे, गणतंत्र, और बाकी शेष कितने बचे रह गए, 14। तो 14 आप कह सकते हो कैसे थे, राजतंत्रात्मक। इन 14 को आप ना भी याद रखो तो आप पकड़ लोगे, दो बज्जी और मल, ये
लोकतंत्र है, गणतंत्र के अलावा जो भी आ जाए इसके अलावा सारा किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। बज्जी अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, इसी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। याद रखना, एग्जाम में पूछता है वैशाली किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो आप बताएंगे बज्जी की राजधानी हुआ करती थी। मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। किसी किसी जगह कोशीनगर भी दिख जाएगा, एक ही बात है ना। तो जो मल्ल था इसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। अब हम बात करें राजतंत्रात्मक, तो 14 में सारे इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ ही जनपद क्या है इंपोर्टेंट। इनमें हम देखते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली। तो अगर मैं बात करूं राजतंत्र में, यहां शक्तिशाली, कैसे शक्तिशाली, तो जो शक्तिशाली थे उन शक्तिशाली में नाम आता है मगध का। किसका आता है, मगध के बाद आता है कौशल, और कौशल के बाद आता है अवंती। ये तीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, मगध, कौशल और अवंती, जिनमें मगध जो है, इस मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, है ना, उसी को बोलते हैं राजगृह, राजगीरपुर, गिरविरेज, सब उसी एक ही जगह के नाम है। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह। कौशल वालों की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। ये वही श्रावस्ती है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास किया, और यहीं पर महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स भी रहते थे, अनुयायी भी रहते थे श्रावस्ती में। इसके अलावा अवंती जो जनपद है इसकी राजधानी माहिष्मती, है ना। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, देखिए उसमें आता है माहिष्मती साम्राज्य, कटप्पा। तो कटप्पा जो था वो माहिष्मती साम्राज्य का वंशानुगत गुलाम था, तो वही माहिष्मती, या किताबों में कहीं इसको उज्जैनी भी लिख दिया है ना। तो अवंती अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। देखो यही अवंती जो है ना, यही अवंती बेटा आगे चलकर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ब्रॉड हो जाएगा, अपने में बहुत ताकतवर हो जाएगा। बहुत ताकतवर था अवंती, कौशल और मगध, ये तीनों क्या थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली रखते थे। इनकी सेनाएं भी बहुत मजबूत थी। अब यहां से हम देखेंगे कि कैसे 16 महाजनपद क्या होंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, मगध की। देखो स्टार्टिंग कहां से होगी, मगध से होगी। मगध कौन से आया, कैसे आया, कौन था, है ना, उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट यहां से आप लोग हेड डालेंगे मगध। नेक्स्ट हम देखेंगे मगध को। आप लिख सकते हो मगध जनपद, या आप लिख सकते हो मगध महाजनपद, या आप इसको कह सकते हो मगध का उत्कर्ष, या आप इसी को कह सकते हो मगध साम्राज्य। क्या कह सकते हो इसको, मगध साम्राज्य। आप कह सकते हो मगध का उदय, सब कुछ भी लिख सकते हो, सारी एक ही बात है ना, सेम बात है। तो आप चाहे कहो मगध का उत्कर्ष, चाहे आप कहो मगध महाजनपद, चाहे आप कहो मगध साम्राज्य। अब देखिए मगध साम्राज्य बना कैसे, कहां से आया, है ना। इसकी राजधानी मैंने अभी आपको बताई थी, मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, या इसी को हम बोलते थे गिरि ब्रिज, इसी को हम बोलते थे राजगीरपुर। सब एक ही बातें, चाहे आपको राजगृह, गिरब्रिज, राजगीरपुर, सब एक ही बातें है ना। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे मगध का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ, कहाँ से मगध आया, मगध का पहला राजा कौन था, मगध में पहला वंश कौन था, सब कुछ यहीं से देखेंगे ना। देखो तो जो मगध था, इस मगध के विषय में देखो जानकारी सबसे पहले अगर हम बात करें वेदों से, क्योंकि वेद हमारे प्राचीन है, ऋग्वैदिक काल और वैदिक सभ्यता हमारी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। भारतीयों की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता। हालांकि बाद में 1921 में पता चला 1921 में जॉन मार्शल ने जब खुदाई शुरू कराई कि वैदिक सभ्यता से पहले भी
भारत में एक सभ्यता चली, इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं ना, तो वो वैदिक सभ्यता से पुरानी है, यानी भारत की प्राचीन सभ्यता, पुरानी सभ्यता ना, या मैं कहूँ सबसे पहले भारत की भूमि पे जो लोग रहे वो हड़प्पावासी थे ना। लेकिन हड़प्पा वासियों के विषय में जानकारी हमें बहुत लेट हुई। पहले हमें पता चला कि हमारी प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, बाद में पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले भी कुछ लोग रह गए जिनको हम बोलते हैं हड़प्पावासी। तो ये जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता का आधार वेदों को माना गया है। तो जब हम वेदों को देखते हैं और वेदों से प्राप्त जानकारी लेते हैं तो क्या कहा है वेदों में? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है सबसे प्राचीन वेद? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आप लोगों को पढ़ा चुका, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें ऋचाओं की संख्या 10,580 है। इन 10,580 ऋचाओं को 1028 सूक्तों में बांटा गया है और इन 1028 सूक्तों को 10 मंडलों में बांटा गया है। फिर सामवेद, हालांकि ऋग्वेद देवताओं की स्तुति वाला वेद है। ये वही वेद है जिसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवताओं की स्तुति की जाती है। तो ये ऋग्वेद, जब ऋग्वेद को हम पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में मगध का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? मगध का। देखो जो मगध था ना, ये बहुत सिक्योर बताया गया। अगर आप देखना चाहो कि मगध कैसा था तो मैं आपको बताता हूँ मगध था क्या एक्चुअल में। देखो नीचे विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं, ऊपर से एक गंगा नदी, एक तरफ से एक दूसरी नदी आकर के इसमें मिल रही थी और एक तरफ से एक और नदी आके मिल रही थी। इतना सिक्योर जोन। अगर आप मगध देखना चाहें ना, बात करें मगध की, तो आपको पता चले मगध है क्या। तो नीचे विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं, इसके दक्षिण में, उत्तर में गंगा नदी, एक तरफ चंपा नदी और एक तरफ सोन नदी, और बीच का जो क्षेत्र है ना, ये बेटा मगध। तो आप जान सकते हो कि मगध कितना सिक्योर जोन था और मगध कितना लाभकारी होगा। आक्रमण की दृष्टि से बहुत ज्यादा सुरक्षित, इतना सुरक्षित कि कोई भी अगर इस पर आक्रमण करेगा तो नीचे से आ नहीं सकता, ऊपर से आएगा तो भी पता चलेगा, इधर से आएगा तो भी पता चलेगा, इधर से आएगा तो भी पता चलेगा। साथ में इसको दोआब क्षेत्र मिलेगा, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, एक बार यहाँ मिलेगा और एक बार यहाँ मिलेगा। देखो वो दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र होता है हमारे यहाँ का 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और दोआब क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है और प्राचीन काल में जो क्षेत्र जितना ज़्यादा उपजाऊ होता था उस क्षेत्र का राजा उतना ज़्यादा राजस्व वसूल कर लेता था, और राजस्व ही इकाई होती थी किसकी? शासन प्रशासन को चलाने की। ऐसे करके मान लो जितना ज़्यादा राजस्व होगा राजा उतनी ज़्यादा सेना रख सकता है, राजा उतने ज़्यादा हथियार खरीद सकता है और राजा उतने ज़्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकता है ना। तो राजा की शक्ति का जो मेन सोर्सेज है, पावर का मेन सोर्सेज, वो राजस्व है। जैसे आज भी पैसा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है आप सब कुछ कर सकते हो, और पैसा नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। असली पावर क्या है? पैसा है। पैसा आपके 100 बुराइयों को भी छुपा देता है ना। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपकी 99 अच्छाइयों को भूल जाएंगे और आपकी एक बुराई को पकड़ के आपको बदनाम करना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। और खासकर आपके अपने, है ना, ये कलयुग है ना, कलयुग में किसी को बख्शा नहीं जाता है। तो चलो मगध, और मगध हमें दिखाई दे गया मगध कितना सिक्योर था, कितना, और देखो दृश्य भी कितना सुंदर होता होगा। नीचे पहाड़, ऊपर नदी, इधर भी नदी, इधर भी नदी, यानी प्राकृतिक सौंदर्यता भी बहुत ज्यादा थी मगध में ना। तो अब हम बात करते हैं मगध के बारे में। जो ऋग्वेद है ये मगध के बारे में क्या बात करता है ना, अभी हम मगध को देखते हैं। चलो, तो जो ऋग्वेद है ना, जब ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में कीकट अथवा किराट, जिसको आज हम मगध कह रहे हैं ना, उसको ऋग्वेद के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया, उसको हम कहते हैं कीकट या किराट। तो वहां पर कीकट या किराट क्षेत्र का वर्णन है। यानी जिसको आज हम वर्तमान में मगध के नाम से जान रहे हैं, ऋग्वेद में उसी क्षेत्र के लिए, उसी जगह के लिए क्या नाम दे रखा है? कीकट या किराट क्षेत्र का वर्णन है। जहां, यानी इस क्षेत्र पर, कीकट या किराट पर, जहां प्रमगंध नामक राजा या प्रमगंध नामक
शासक। शासन किया करता था। इसका मतलब ऋग्वेद ये बताता है कि जिसको आज आप मगध कह रहे हो, ये ऋग्वेद में कभी फेमस था कीकट या किराट के नाम से। और वहां पर जो राजा था वो कौन सा राजा था? वो राजा था प्रमगंध। और प्रमगंध नामक राजा बहुत सालों से वहां पे क्या करता था? शासन। ऐसी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। कहां से मिलती है? ऋग्वेद से ना। दूसरा वेद देखो, सामवेद। सामवेद आपको पता है, सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है ना। सामवेद का आर्थिक विशेष तौर पर महत्व तो नहीं है इतना जितना ऋग्वेद का है। उसका मेन कारण यही है कि उसमें मंत्रों की जो संख्या है वो 1869 है, जिसमें से 320 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है ना, रिपीटेशन बार बार। और 1475 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। उसके मूल मंत्रों की संख्या 74 है, इसलिए उसका ज़्यादा महत्व नहीं जितना ऋग्वेद का है। तो और वो संगीत पे बात करता है। इसके बाद तीसरे नंबर आता है यजुर्वेद। कौन सा वेद आता है? और यजुर्वेद में किस चीज का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में जो मगध है ना, मगध, वहां पर भाटों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में भाटों का उल्लेख मिलता है। यानी कभी मगध पर भाट जनजाति रहा करती थी, भाट लोग रहा करते थे। आज हम उसको पढ़ते हैं मगध क्षेत्र के नाम से। कभी वही क्षेत्र भाटों का क्षेत्र जाना जाता था कि यहाँ तो भाट लोग रहते हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद, चौथा वेद। और अथर्ववेद में प्रार्थना में कायम है। अथर्ववेद में एक प्रार्थना में उल्लेख मिलता है, एक प्रार्थना में कहा गया है, क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है अथर्ववेद में, बीमारी मगध हो जाए, अथवा देखो कहीं लिखा है बीमारी मगध हो जाए, कहीं लिखा हुआ है बीमारी मगध को जाए। ना ये कहा है ना, बीमारी मगध हो जाए, यानी बीमारी इतनी मजबूत हो जाए कि मगध जैसा, जैसे मगध कभी कमजोर था और बाद में चलकर मगध कैसा हो गया? मगध बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, उसी को वो कह रहे हैं। तो देखो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है मगध का, यजुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है ना। इस प्रकार सामवेद को छोड़कर तीनों वेद हमें मगध के बारे में जानकारी देते हैं। तो हम देखते हैं मगध जो था, इस पर प्राथमिक राजवंश कौन सा चला था ना। तो मगध का उत्कर्ष देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष में अगर हम देखें तो महाभारत और पुराण है ना, ये दो बहुत बड़े बड़े साहित्य ऐसे करके मान के चलो। तो महाभारत और पुराण दोनों ही, महाभारत वेदों के अलावा महाभारत और पुराणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मगध का प्राचीनतम राजवंश है ना, या मगध का प्राथमिक राजवंश बृहद्रथ वंश था। कौन सा था?
भद्रत राजवंश। भद्रत राजवंश था, जिसकी स्थापना प्राथमिक जो राजवंश था वो कौन सा था? भद्रत, जिसकी स्थापना राजा बृहद्रथ, किसने? राजा बृहद्रथ ने की थी। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, महाभारत और पुराण दोनों ही बताते हैं कि मगध में सबसे पहला जो प्राथमिक राजवंश चला था वो भद्रत राजवंश चला था। और ये भद्रत जो राजवंश था इसकी नींव रखी थी राजा भद्रत ने, अर्थात राजा भद्रत ही मगध का पहला शासक था। हालांकि कुछ सोर्सेस के हिसाब से हमें पता चलता है कि मगध में सबसे पहला राजा जो था ना वो वशु था। क्या था? वशु। और ऐसा माना गया है कि पहले कभी मगध का नाम वसुमतीपुर हुआ करता था, क्योंकि राजा होता था वशु और उसने नाम रख दिया वसुमतीपुर। फिर आगे राजा हुआ भद्रत और उसने नाम रख दिया भद्रत वंश, है ना। तो इसके बाद राजा कौन हुआ? इसके बाद राजा हुआ भद्रत, तो उसका नाम रख दिया उन्होंने भद्रतपुर और वंश चल गया भद्रत राजवंश। फिर इसी भद्रत राजा का जो पुत्र था वो बहुत प्रतापी हुआ। इसी का जो पुत्र हुआ उसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। ये राजा जरासंध जो था ये अपने समय का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे ज्यादा पराक्रमी। इतना पराक्रमी, इतना प्रतापी कि इसने उस समय के सभी राजाओं को पराजित कर दिया। आज जब सभी राजाओं को इसने पराजित कर दिया तो ऐसा लगा कि आने वाले टाइम में सब जगह इसी का राजपाट हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण के निर्देश पर इसको भीम के द्वारा पराजित कराया गया। तो कभी कभी पूछता है कि जरासंध को किसके द्वारा पराजित किया गया? तो जरासंध को युद्ध कराया गया किसके द्वारा? भीम प्रथम। और ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को कराने का श्रेय जाता है किसको? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के निर्देश पर। तो श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम प्रथम ने जरासंध को पराजित कर दिया और इस तरह इसका जो पराक्रम था, इसकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, वो रुक गई। इसी भद्रत वंश का, या मैं कहूँ जरासंध के वंशानुगतों में एक राजा हुआ जिसका नाम था रिपुंज। क्या नाम था? आगे राजा आए और उन्हीं राजाओं में कमजोर कड़ी में एक राजा था जिसका नाम था रिपुंज। क्या नाम था? रिपुंज। ये रिपुंज जो था ये कमजोर था, यानी इतना योग्य शासक नहीं था। और जब ये कमजोर था, इतना योग्य नहीं था, तो इसी के मंत्री ने, किसने? इसके मंत्री ने, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था पुलिक। मंत्री का नाम क्या था? पुलिक। तो इसके मंत्री पुलिक ने एक षड्यंत्र के तहत इसकी हत्या कर दी। इसको क्या करवा दिया? मरवा दिया। और मरवा के देखो, इतना कूटनीति वाला था पुलिक कि पुलिक गद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि अगर पुलिक गद्दी पर बैठता तो जनता विद्रोह कर देती कि राजा को मार के मंत्री गद्दी पर बैठ गया। इसलिए पुलिक ने गद्दी नहीं ली, शासन नहीं किया, बल्कि पुलिक ने क्या किया? पुलिक ने अपने 15 वर्षीय पुत्र, कितने वर्ष का? 15 वर्षीय पुत्र। तो आगे देखेंगे हम कि पुलिक ने 15 वर्षीय, कितने वर्ष का था? 15 वर्षीय पुत्र। नाम नहीं आता कि वो कहते हैं 15 वर्षीय पुत्र। एक 15 वर्षीय लड़के को, पुत्र को गद्दी पे बैठा दिया शासन के लिए। अब हम किताब जब देखते हैं तो किताबों में आता है, स्टार्टिंग होती है हर्यक वंश की। किसकी होती है? हर्यक वंश। तो ये जो हर्यक वंश था इसका संस्थापक माना जाता है बिंबिसार। कौन माना जाता है? बिंबिसार। और वहां भी ये दे रखा है कि बिंबिसार को बिंबिसार के पिता ने 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बिठाया। बात समझ में आ रही है? इधर पुलिक ने 15 वर्ष की अवस्था में अपने बच्चे को बिठाला, और किताबें तो कह रही हैं हर्यक वंश में कि बिंबिसार को बिंबिसार के पिता ने कितने वर्ष में? 15 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर
बिठाना। लेकिन किसी भी किताब में ऐसी जानकारी नहीं मिलती कि जो बिंबिसार था वो पुलिक का पुत्र था, और ना ही बिंबिसार के पिता के बारे में कोई जानकारी मिलती है। तो यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कौन सा वंश, हर्यक वंश। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हर्यक वंश की ना, कैसे हर्यक वंश स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहें और लाइक और शेयर करना ना भूलें ना।